हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। चलिए बात करते हैं इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। इस मूवी के मुख्य किरदार का नाम होता है कूपर, जिसके चारों तरफ ये मूवी का प्लॉट घूमता रहता है। कूपर जो कि नासा में एक पायलट था, पर वो नासा के लिए काम नहीं करता है। अब वो मक्के की खेती करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि अब किसानों की ज़रूरत है। दुनिया भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले ही गेहूं का उगना बंद हो गया है और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीज़ों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मर्फ जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, जो आगे जाके वैज्ञानिक भी बनती है, और उसका बेटा टॉम जो कि एवरेज स्टूडेंट है। मर्फ जिस कमरे में सोती है, उसके कमरे में एक किताबों की शेल्फ होती है जिसमें किताबें कई बार इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई कुछ संदेश देना चाहता हो। मर्फ अपने पिता से कहती है कि उसके कमरे में कोई भूत है। कूपर मर्फ से कहता है, उस कमरे में तुम्हें जो भी कुछ अजीब लगे उसे ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड कर लिया करो। जिस एरिया में उसका खेत होता है, कुछ समय से धूल की आंधी का आना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक ऐसी आंधी से बचने के क्रम में जब कूपर किताबों के कमरे में जाता है, तब वह देखता है धूल से जमीन पर एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय उसे पहली बार पता चलता है कि कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है, जो कहता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशन में जा सकती है। यानी कि किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए अन्य डायमेंशन में रहने वाली जीव से कम्युनिकेट कर सकता है। उस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद वो पाता है कि वो असल में बाइनरी कोड है, जिसमें एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। लोकेशन कोऑर्डिनेट को डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ नासा का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जिनसे कूपर को पता चलता है भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वातावरण बिगड़ चुका है और पौधे मर रहे हैं। ये सब सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि नासा ने पृथ्वीवासियों को बचाने का क्या प्लान बनाया है, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नज़दीक नहीं है कि वहाँ पृथ्वीवासियों को आसानी से भेजा जा सके। इस पर डॉक्टर बैंड उसे बताते हैं, कोई विकसित सभ्यता गुप्त रूप से मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रही है। ये जो कोई भी है, 48 साल पहले इसने सैटर्न प्लैनेट के नज़दीक एक वार्म होल बना दिया था। इसका इस्तेमाल कर हम काफ़ी कम समय में एक दूसरी गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहाँ मानवों को बसाकर मानव जाति को बचा सकते हैं। डॉक्टर ब्रैंड इस दौरान कूपर को ये भी बताते हैं कि नासा पहले ही अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को उस वार्म होल के अंदर भेज चुका है, जिसका मिशन है वार्म होल के उस पार जाकर ऐसे ग्रह को ढूंढना जो मानवों के रहने लायक भी हो और नज़दीक भी हो। वो अपने साथ एक बीकन ले गए हैं जिसके सिग्नल नासा ट्रैक कर सकता है। उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वार्म होल के उस पार नासा उन एस्ट्रोनॉट से सीधा संपर्क नहीं कर सकती थी, इसलिए केवल बीकन ही है जिससे यह पता चल सकता है कौन सा ग्रह रहने लायक है और कौन सा नहीं। डॉक्टर ब्रैंड ये भी बताते हैं कि नासा को उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स के बीकन के सिग्नल दशकों से मिल रहे थे, पर अब 3 ही हैं जो एक्टिव रह गए हैं, जिनका सिग्नल ऐसे प्लैनेट से आ रहा है जो गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल के पास है। इसलिए एक नए मिशन पर काम चल रहा है जिसका नाम है इंड्योरेंस। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को उन ग्रहों पर जाना है जहां से बीकन के सिग्नल अभी भी आ रहे हैं। उन तीनों ग्रहों को मुआयना करना है और पता लगाना है उन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। ऐसा ग्रह मिल जाता है तो नासा के पास मानव को बचाने के लिए 2 प्लान हैं। डॉक्टर ब्रैंड बताते हैं कि एडवांस इक्वेशन पर काम चल रहा है, जो अगर सॉल्व हो गया तो मानव 5th डायमेंशन फिजिक्स स्पेशली ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक विशाल स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देंगे। संपूर्ण पृथ्वीवासी जीवित बच जाएंगे। जिस इंस्ट्रक्शन साइट पे कूपर और डॉक्टर ब्रैंड बात कर रहे होते हैं, वो असल में कोई लैब नहीं होती है, बल्कि ये वही स्पेस स्टेशन होता है जिसकी बात हमने अभी की। जब इंड्योरेंस ग्रुप वार्म होल के उस पार होगा, डॉक्टर ब्रैंड अपनी एडवांस इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, अगर डॉक्टर ब्रैंड अपने इक्वेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं
या फिर इंडियंस ग्रुप को हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो मानव जाति को बचाए रखने के लिए इंडियन सैंड में काफ़ी कम मात्रा में फर्टिलाइजर ह्यूमन एम्ब्रियो को अपने साथ ले जाएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण एम्ब्रियो में दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों के डीएनए का इस्तेमाल करेंगे। इंडियंस ग्रुप को अगर हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहाँ जाना है और वहाँ जाकर फर्स्ट जनरेशन के एम्ब्रियो को रेस करना है। के बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले को रेस करेंगे, उसके अगले को रेस करेंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे मानवों की संख्या उस ग्रह पर बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि कूपर नासा का भूतपूर्व पायलट होता है, डॉक्टर बैंड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडियंस मिशन की कमान संभाल ले, क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात होती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मर्फ उससे नाराज हो जाती है। वो नहीं चाहती उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाएं जहां पर जान का खतरा हो, जहां से आने का कुछ पता नहीं हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ बहुत नाराज होती है और बोलती है, मेरे रूम में जो कुछ हो रहा था उस मैसेज को मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे। लेकिन कूपर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और जाने से पहले उसे एक घड़ी देकर जाता है और कहता है, इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेंगी। कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहां वो जा रहा है वहां पर वक्त की रफ्तार उसे पता है कि कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा होगी। कूपर बोलता है, शायद जब मैं वापस आ जाऊं तब तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र में कोई फर्क नहीं आए। अब वो मिशन के लिए निकल जाता है और अब वो वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है, जहां से बीकन के सिग्नल नासा को अभी भी मिल रहे थे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है टाइम डायलेशन का। एक ब्लैक होल के नज़दीक समय धीमा गुजरता है, यानी कि कोई ग्रह ब्लैक होल के नज़दीक हो और दूसरा उससे काफ़ी दूर, तो जो ग्रह ब्लैक होल के नज़दीक है वहाँ समय दूसरे ग्रह के मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के नज़दीक ग्रह पर अगर 1 घंटा गुजरता है तो दूसरे ग्रह पर कई साल बीत जाते हैं। खैर, इंडियंस ग्रुप फैसला करता है एक ऐसे ग्रह के पास जो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक है। ब्लैक होल के नज़दीक होने की वजह से उस ग्रह पर 1 घंटा गुजरता है, तो इस दौरान पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं। कूपर चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी वापस पृथ्वी पर लौट जाए और अपने बच्चों को सही सलामत देख पाए। वो उस ग्रह पर ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहता। उस ग्रह पर बिताया गया हर 1 घंटा पृथ्वी पर उसके बच्चों के 7 साल के बराबर होगा। इंडियन सैन को ब्लैक होल की एज से बाहर कर कूपर और एमिली डोयल उस ग्रह पर लैंडिंग के लिए जाते हैं, जबकि उनका एक साथी इंडियंस पर ही रुक जाता है। जब वह उस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ केवल पानी है, जीवन का नामो निशान तक नहीं है। उन्हें इस दौरान नासा द्वारा पहले भेजे गए यान का मलबा भी मिलता है। फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश में वह टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो उस ग्रह पर 3 घंटे बिता देते हैं। उस दौरान उनके एक साथी डोयल की मौत भी हो जाती है। जब वो वापस इंडियंस पर आते हैं, इस दौरान इंडियंस पर मौजूद उसके एक साथी के लिए 23 साल गुजर गए थे। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखता है तो पाता है उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। उस ग्रह पर मिले फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलता है उस ग्रह पर लैंड करते ही नासा के उस एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। बीकन ने सिर्फ कुछ मिनट ही सिग्नल भेजे थे, पर रिलेटिविटी की वजह से उन मिनटों के दौरान पृथ्वी पर काफी समय बीत गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद नासा को लगा कि वो सिग्नल कई सालों से उस ग्रह से आ रहे थे। क्योंकि इंडियंस कई सालों से ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, तो अब उसमें बहुत कम ईंधन बचता है। बचे हुए ईंधन से वो 2 में से किसी एक ग्रह पर ही जा सकते थे। दोनों ग्रहों से मिले बीकन के सिग्नल के डेटा के आधार पर एडमंड जिस ग्रह पर है वह मानवों के रहने के ज्यादा उपयुक्त है और मैन अभी भी लगातार सिग्नल भेज रहा था, तो वो मैन के ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर कूपर की बेटी मर्फ बड़ी होकर साइंटिस्ट बन गई है और वो डॉक्टर ब्रैंड को असिस्ट करती है। मरने से पहले डॉक्टर बैंड उसे बताते हैं प्लान ए मात्र दिखावा था, क्योंकि उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वो जानते थे इससे मानव जाति को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए प्लान बी ही सफल हो सकता है। जिसका मतलब यह है मर्फ अपने पिता को अब कभी नहीं देख पाएगी। मर्फ वीडियो मैसेज के जरिए इंडियंस क्रू मेंबर्स को डॉक्टर ब्रैंड की मौत की जानकारी देती है और सारी सच्चाई बताती है। वो अपने पिता कूपर को भी ब्लेम करती है, उसने उन्हें पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसके बावजूद मर्फ उस इक्वेशन पर काम करती रहती है, उसे उम्मीद होती है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी।
पर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा की ज़रूरत होती है। मैन का ग्रह ब्लैक होल के उतना नज़दीक नहीं होता है जितना पहले वाला था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स पहले की तरह अब किसी जल्दबाजी में नहीं है। जब वो उस बीकन के सिग्नल को ट्रैक करते हैं, उस ग्रह पर पहुंचते हैं, उन्हें मैन डीप स्लीप में मिलता है जिसे वो इंडोर्स पर ले आते हैं। जागने के बाद वो बताता है इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां ज़रूर हैं, पर यह मानवों के रहने लायक है। उसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स उस ग्रह का मुआयना करने के लैंडर के जरिए उस ग्रह पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है मैन ने उन्हें गलत डेटा भेजकर गुमराह किया है, क्योंकि यह ग्रह मानवों के रहने लायक नहीं है। इस दौरान मैन कूपर को जान से मारने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि एक दूसरे क्रू मेंबर को वो जान से मार भी देता है। इंड्योरेंस पर मैनुअल डॉकिंग करने के दौरान मैन की मौत हो जाती है और इस दुर्घटना में इंड्योरेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। कूपर और एमिली किसी तरह लैंडर को इंड्योरेंस में अटैच कर देते हैं। अब इंड्योरेंस स्टेबल हो जाता है, पर उसके पास इतना ईंधन होता ही नहीं कि वह तीसरे ग्रह पर जा पाए, और इस ग्रह पर जाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें बताया जा चुका था कि प्लान ए पहले से ही एक फेलियर है। दूसरी बात यह है कि उस ग्रह से मिले डेटा के अनुसार वह ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त था। कूपर और एमिली के साथ 2 इंटेलिजेंट रोबोट भी होते हैं जिनका नाम होता है केस और टास। वो मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वह ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये वो तकनीक है जिससे यान को किसी दूसरे ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर स्पीड प्रदान करते हैं। पर कूपर के लिए परेशानी यह है कि इंड्योरेंस गारगेंटुआ ब्लैक होल के जितना नजदीक जाएगा, पृथ्वी पर उतना ही समय गुजर जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है। उसे अब भी उम्मीद होती है कि प्लान ए जरूर काम कर सकता है। कूपर जब टार्स को सिंगुलैरिटी में भेजता है, उस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहां जाकर क्वांटम डेटा भेज दे, इसका इस्तेमाल कर प्लान ए भी सफल बनाया जा सके। और जब टार्स सिंगुलैरिटी में एंटर करता है तो उसका सिग्नल कूपर को मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि इंड्योरेंस यान भी ज़्यादा भार के कारण ब्लैक होल की प्रॉक्सिमिटी में होता है। वो उसके भार को कम करने के लिए खुद अपने यान को भी इंड्योरेंस से अलग कर देता है, ताकि एमिली केस रोबोट के साथ तीसरे ग्रह पर पहुंचकर मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रख सके और प्लान बी को भी सफल बनाया जा सके। अपने यान को इंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कूपर ब्लैक होल के सेंटर में खींचा चला जाता है। उसे लगता है मानो अब वो मरने वाला है, पर वो मरने के बजाय एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। इस टेसरैक्ट में वो अपने घर में उसी किताबों के कमरे में खुद को पाता है जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि वहाँ पर भूत है। दिलचस्प बात यह है कि उस टेसरैक्ट में समय में आगे और पीछे देखा जा सकता था, यानी कि इस टेसरैक्ट में फिजिकल डायमेंशन है जिसमें आप आगे और पीछे बिल्कुल उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि आप स्पेस में करते हैं। टेसरैक्ट को समझने के बाद कूपर अपनी बेटी को मैसेज देना चाहता है कि वो उसे रोक ले। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अपना मैसेज उसे नहीं दे पाता है। इसके बाद उसे ध्यान आता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है, इसलिए वह ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अपनी बेटी मर्फ को यह संदेश देता है कि वो उसे जाने से रोक ले, जिसे छोटी मर्फ अपनी नोटबुक में लिख लेती है, स्टे करके नोट भी कर लेती है। उसके बाद धूल की आंधी से वह रूम भर जाता है। कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा का सीक्रेट बेस बाइनरी कोड के साथ देता है, और ये वही मैसेज है जो मूवी की शुरुआत में कूपर डिकोड करता है, यानी कि जिसे मर्फ भूत समझ रही थी, बल्कि वो और कोई नहीं, फ्यूचर का कूपर ही था। टेसरैक्ट के अंदर कूपर को टास्क का मैसेज मिलता, जिसे उसने खुद से पहले क्वांटम डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टास्क कूपर को यह बताता है उसे क्वांटम डेटा मिल गया है, प्रोफेसर ब्रांड के अधूरे इक्वेशन को पूरा कर प्लान ए को भी सफल बना सकता है। कूपर टास्क को वो डेटा खुद को सेंड करने के लिए कहता है। अब कूपर के पास वो सब है जिससे वो पृथ्वीवासियों को बचा सके, पर परेशान की बात यह है कि उस डेटा को कूपर अपनी बेटी मर्फ तक कैसे पहुंचाए, जो कि एक साइंटिस्ट है। वो इस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मॉर्स कोड के फॉर्मेट में घड़ी के जरिए भेजता है, जो उसने कभी अपनी बेटी मर्फ को दी थी। ये एक मेथड है जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को भेजने का, जिसमें ऑन ऑफ टोन्स या लाइट्स क्लिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्किल्ड ऑब्जर्वर या लिसनर केवल पैटर्न देखकर ही उसे डिकोड कर लेते हैं।
जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो वो समझ जाती है जिसे उसके पिता ने भेजा है। वो उसे डिकोड कर पूरा डेटा समझ लेती है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रांड का अधूरा इक्वेशन पूरा हो जाता है, जिसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक मानवों को विशाल स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं। उधर कूपर जैसे ही क्वांटम डेटा अपनी बेटी मर्फ को भेजता है, वैसे ही टेसरेक्ट गायब हो जाता है। क्योंकि टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, वहाँ समय के गुजरने की गति और ज़्यादा थी। मतलब कूपर द्वारा बिताया गया 1 मिनट भी उसकी बेटी के 50 साल से ज़्यादा के बराबर था। टेसरेक्ट से बाहर निकलने के बाद किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट उसे ढूंढ लेते हैं, पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी पर मास्टर्स कर लिया है, जिसके कारण काफ़ी लोग बिना किसी परेशानी के उस स्पेस स्टेशन पर रह रहे थे। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा गया था। अब जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तो वो पाता है कि उसकी बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जबकि उसकी उम्र में कुछ ही सालों का फर्क आया है। उसकी बेटी बताती है उसकी दुनिया में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसका कोई परिवार अब वहाँ नहीं रहता। उसके बाद कूपर उस ग्रह की ओर रवाना हो जाता है जिस ग्रह पर एमिली को उसने एंड्योरेंस यान के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है एमिली उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है। अब उसका अगला प्लान है उस ग्रह पर मानवों की तादाद बढ़ाना। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं, यह मूवी में नहीं दिखाया गया। अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। वो कौन थे जो शुरू में ही मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने मानवों को बचाने के लिए पृथ्वी के नज़दीक वर्म होल बनाया, जिससे कि मानव खुद अपने रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सकें। उन्होंने टेसरेक्ट बनाकर कूपर की मदद की इंसानों को बचाने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो टेसरेक्ट बना सकते थे, यानी कि वो पूरी दुनिया का भूत भविष्य वर्तमान कूपर को दिखा सकते थे। पर उन्होंने कूपर के लिए कस्टम टेसरेक्ट बनाया, जिससे वो उसी कमरे में था जिसमें वो अपनी बेटी को संदेश दे सके। यानी कि वो कूपर के जरिए हर हाल में इंसानों के अस्तित्व को बचाना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत में यह दिखाया गया कि नासा को यह लगता है कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक शक्ति है, पर जब कूपर उस टेसरेक्ट के अंदर होता है तो वह कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भविष्य के इंसान ही हैं, जिन्होंने यूनिवर्स के लॉज को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण वे मन चाहे ढंग से यूनिवर्स के लॉज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन लोगों ने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए टेसरेक्ट को भविष्य से भूतकाल में भेजा। यहाँ पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य के मानवों का होना कैसे संभव था? इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।